हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आनंद और आप सभी का स्वागत है द गुड लाइफ में। आज हम कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीटेट के एग्जाम में पहले आए हुए हैं। अ रिक्वेस्ट, प्लीज डू शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। चलो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, एज पर जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। सो क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि जॉन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो प्री ऑपरेशनल थिंकिंग और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग होती है उनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है और इन चार ऑप्शंस में से कौन सा उस डिफरेंस को अच्छे से हाईलाइट करता है। पियाजे के ऊपर हमेशा कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं, इसलिए एक बार क्विकली पियाजे को रिवाइज करते हैं। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 स्टेजेस होती हैं और ये स्टेजेस एक सीक्वेंस में होती हैं। हर स्टेज में एक चाइल्ड अलग अलग एबिलिटी को डेवलप करता है। फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक होती है। इसमें बच्चे अपनी सेंसेस की हेल्प से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं और ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसे कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? बच्चे इस स्टेज में सीखते हैं कि एक वस्तु या ऑब्जेक्ट जब भी उनकी नज़रों से ओझल होता है या छिप जाता है तो वह फिर भी मौजूद होता है। जैसे अगर आप एक टॉय को बच्चे के सामने छुपाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब वो टॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस की एबिलिटी उन बच्चों में डेवलप नहीं हुई है। पर अगर वह ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप कर चुके हैं तो वो समझेंगे कि टॉय अब भी मौजूद है, बस नजर नहीं आ रहा है उन्हें। सेंसरी मोटर स्टेज के खत्म होते होते बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप कर चुके होते। सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 6 साल तक होती है। इस स्टेज में बच्चे सिंबॉलिक थिंकिंग और लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग अभी भी ईगोसेंट्रिक होती है और वो कॉन्क्रीट लॉजिक को समझ नहीं पाते हैं। एनिमिज्म इस स्टेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनिमिज्म बच्चों के अंदर वह बिलीफ है जहां वह इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज और इमोशंस एट्रीब्यूट करते हैं। जब एक बच्चा आसमान में बादल दिखता है और सोचता है कि बादल भी खुश या गुस्सा हो सकता है, तो ये एनिमिज्म की थिंकिंग का उदाहरण है बच्चों में, जहां बच्चा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि बादल को एनिमेट एट्रीब्यूट्स यानी कि हंसना रोना से समझता है। इकोसेंट्रिज्म, इस स्टेज में बच्चे अपनी दुनिया को अपनी दृष्टि से ही समझते हैं और दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। जैसे अगर आप एक बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त को अगर तुमने चॉकलेट दी तो वह क्या सोचेगा, तो इकोसेंट्रिक बच्चा यही सोचेगा कि जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है वैसे ही मेरा दोस्त भी सोचेगा, उसको भी पसंद होगी। उसे नहीं पता कि शायद उसके दोस्त को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद ना हो। आप ऐसी कई चीजें 2 से 6 साल के बच्चों में नोटिस कर सकते हैं। सिंबॉलिक प्ले, बच्चे इस स्टेज में कुछ भी खेल खेल सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी टॉय कार को एक्चुअल एरोप्लेन बनाकर उसके साथ खेल सकता है। टॉय कार को वह सिंबॉलिकली एरोप्लेन की तरह देख रहा होता है। थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 साल तक होती है, जिसमें बच्चे कॉन्क्रीट लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में लॉजिक का यूज करना बच्चे सीख जाते हैं। सो क्या सीखा हमने यहाँ कि अगर बच्चा 7 साल या उससे बड़ा है तभी उस बच्चे से लॉजिक एक्सपेक्ट करना, वरना नहीं। बच्चे इस स्टेज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी सीखते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन एक अंडरस्टैंडिंग को डिस्क्राइब करता है कि एक ऑब्जेक्ट की सर्टेन प्रॉपर्टीज जैसे कि वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी सेम ही रहता है अगर उसमें कुछ एडिशनल चीज ऐड या डिडक्ट नहीं की जाती हो तो। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर एक बच्चे को एक गिलास में पानी डाला गया है और फिर उस पानी को एक लंबी पतली गिलास में ट्रांसफर किया जाता है, तो बच्चा जो कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं समझता है वो सोचेगा कि पानी का अमाउंट बदल गया है। उसे लगेगा कि पतले और लंबे गिलास में ज्यादा पानी है क्योंकि गिलास का शेप बदल गया है। लेकिन कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को समझने वाला बच्चा ये समझ जाएगा कि पानी का वॉल्यूम वैसा ही है जैसा पहले था, सिर्फ ग्लास कंटेनर का शेप बदला है। क्लासिफिकेशन, बच्चे इस स्टेज में वस्तुओं को ग्रुप में बांटने और उन्हें क्लासिफाई करने की एबिलिटी भी डेवलप करते हैं। जैसे वो अलग अलग रंग, साइज या शेप्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाल सकते हैं। फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से 17 साल या उसके बाद की लाइफ में होती है, जिसमें बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को समझने और सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करते हैं। जैसे अगर आप उनसे पूछेंगे कि अगर आसमां गिरने लगे तो वो क्या करेंगे, तो वो अपनी इमेजिनरी थिंकिंग का यूज करके अलग अलग तरीके के जवाब देंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इस स्टेज में बच्चे चिंतन करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है और असली दुनिया से अलग होता है। जैसे वो समझ सकते हैं कि लव, हेट, ट्रुथ या जस्टिस जैसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को वो समझते हैं कि इनके बारे में बिना किसी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के भी सोचा जा सकता है। अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पर।
हमें प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेज के बीच में जो मेजर डिफरेंस है उस फैक्टर को ढूंढना है। ऑप्शन वन कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस की बात कर रहा है। अब बच्चे अपनी सेंसेस का यूज तो फर्स्ट स्टेज यानी सेंसरी मोटर स्टेज में करते हैं, राइट, ना कि प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये ऑप्शन तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को नहीं बता पाएगा। सो दिस इज आउट। ऑप्शन 4 ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे कि हमने अभी देखा, पियाजे के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट परमानेंस की एबिलिटी भी फर्स्ट स्टेज यानी सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होती है, तो ये भी इररिलेवेंट है। ऑप्शन 4 इज ऑल्सो आउट। ऑप्शन 3 हाइपोथेटिकल रीजनिंग। पियाजे के अनुसार हाइपोथेटिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फोर्थ स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, तो दिस इज ऑल्सो आउट। अब बचा ऑप्शन 2, यही ठीक होना चाहिए, राइट, डिसेंटरिंग। अब ये डिसेंटरिंग क्या होता है? शायद आपने भी ये वर्ड कम ही सुना हो। डिसेंटरिंग का मतलब होता है मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एंड एस्पेक्ट्स को समझने की एबिलिटी। जैसे एक ईगोसेंट्रिक बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोच पाता है, अ चाइल्ड विद डिसेंटरिंग एबिलिटी कैन अप्रिशिएट कि उसके फ्रेंड्स के डिफरेंट थॉट्स, लाइक, डिसलाइक्स हो सकते हैं। इस एबिलिटी के डेवलप होने से ही उनके सोशल इंटरेक्शन बढ़ते हैं, क्योंकि अब बच्चा दूसरे बच्चों के पर्सपेक्टिव को समझने की कैपेसिटी डेवलप कर चुका होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पियाजे की सेकंड स्टेज यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 6 साल तक होती है, उसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है और उसके बाद ही थर्ड स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म को ओवरकम कर पाता है। तो थर्ड स्टेज में ही बच्चे के अंदर डिसेंटरिंग एबिलिटी डेवलप होती है, और डिसेंटरिंग ही वह मेजर फैक्टर है जो प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेजेस में फर्क दिखाता है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अरु जब रस्सी कूद यानी स्किपिंग खेल रही होती है, तब रस्सी उसके पाँव में अटक जाती है। अब अरु अपनी जंपिंग एबिलिटीज को क्वेश्चन करने की बजाय सीधे रस्सी को ही ब्लेम करना शुरू कर देती है कि रस्सी ने उसे आउट कर दिया। हमें इस इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए यह बताना है कि अरु पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में है। अरु का यह बिलीफ कि रोप जानबूझकर उसके पाँव में अटक गई है, यह दिखाता है कि वह रोप को एक लिविंग या एनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह देख रही है। ये पियाजे के अकॉर्डिंग एनिमिस्टिक थिंकिंग को इंडिकेट करता है, जहाँ पर एक चाइल्ड टॉयज ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट या लिविंग फॉर्म में देखता है और एनिमेट एंड नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट में फर्क नहीं कर पाता। और जैसे कि हम जानते हैं कि एनिमिस्टिक थिंकिंग पियाजे की सेकंड स्टेज यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में डोमिनेट करती है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 3 सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट। सो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग क्या एडवोकेट करता है। सो पहले देखते हैं कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग होता क्या है। ये 2 वर्ड से बना है, सोशियो और कंस्ट्रक्टिविस्ट, विच मीन्स कि नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट होता है वह सोशल इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन से होता है, और एक लर्नर एक्टिवली इंगेज होता है अपने एनवायरनमेंट से, पीयर्स के साथ और इंस्ट्रक्टर्स के साथ अपनी दुनिया के बारे में समझ बनाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू में कि लर्नर एक्टिव है, सोशल इंटरेक्शन होता है यहाँ, और नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ना कि रटना या मेमोराइज करना पड़ता है। चलो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है कि लर्नर पैसिवली नॉलेज लेता है दूसरों से, तो ये तो गलत है, क्योंकि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू के अकॉर्डिंग लर्नर एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, तो ऑप्शन 1 इज आउट। ऑप्शन 3 भी टीचर के लेक्चर्स और एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है। अगेन यहाँ पर स्टूडेंट को पैसिव मोड में ही देखा जा रहा है, एक्टिव नहीं है स्टूडेंट, सो अगेन आउट। ऑप्शन 4 रिकॉल और रिहर्सल की बात कर रहा है, मतलब मेमोराइज करना, रटना, ना इसमें सोशल इंटरेक्शन है ना ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये भी गलत है। अब आते हैं ऑप्शन 2 पर। ऑप्शन 2 लर्नर्स के एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा है, मतलब एक्टिव एंगेजमेंट है और नॉलेज भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। 2 ये यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन के एलिमेंट को मिस करता है, पर फिर भी यह सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू के काफी नजदीक है, सो ऑप्शन 2 हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डिस्क्राइब करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे अंदर की वो ड्राइव या खुशी है जो हमें किसी टास्क को करने के लिए प्रॉम्प्ट करती है, उकसाती है। हम उस टास्क को इसलिए करते हैं सिंपली बिकॉज वो टास्क हमें सेटिस्फाइंग लगता है, चाहे हमें उसके लिए कोई अवार्ड मिले या ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमारे द गुड लाइफ यूट्यूब चैनल पर ये वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे वीडियो बनाते हुए अब 3 साल हो जाएंगे। अगर मुझे अपने अंदर से सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट नहीं मिलता तो शायद मैं ये नहीं बना पाता। तो ये मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही है, ये मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ। मेरे वीडियोस बनाने के पीछे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी है। जैसे मैंने खुद नोटिस किया है कि जब भी आप लोग इस चैनल पर कमेंट करते हो तो वह भी मुझे वीडियोस क्रिएट करने के लिए और इंस्पायर करता है। आपके कमेंट्स, लाइक्स एक्सेट्रा
मेरे लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का रीजन बनते हैं। जब कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है तब वहाँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। जैसे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटी का एक्सटर्नल रिवॉर्ड आपके लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करता है। चलिए अब आते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शन 1 ये तो गलत है, ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की बात कर रहा है, वह तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए होता है ना कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए। ऑप्शन 3 भी गलत है क्योंकि आप एक्सटर्नल कंपटीशन और उसमें मिलने वाली विक्ट्री के रिवॉर्ड के चक्कर में काम कर रहे होते हैं, अगेन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ऑप्शन 3 भी रॉन्ग है। ऑप्शन 4 ये भी गलत है, पनिशमेंट के डर की वजह से काम कर, अगेन एक एक्सटर्नल यानी बाहरी फैक्टर है जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को रिप्रेजेंट करता है, अगेन रॉन्ग। अब बचा ऑप्शन मोटिवेशन जो टास्क को करने से खुशी मिलती है उससे आता है, ये सही है। यहाँ पर आपको मोटिवेशन उस काम को करने से मिलता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन से, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। सो ऑप्शन 2 ही हमारा सही आंसर है। So friends, I hope you like this video. Finally, पियाजे और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। Keep learning, keep growing. फिर मिलते हैं at the good life.